नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है आज। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। शाम 6 बजे यूपी में थम जाएगा उपचुनाव के लिए प्रचार। कल सभी सीटों के लिए रवाना होगी पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल। आज शाम से ही 7 जिलों में 48 घंटों के लिए लागू होगा ड्राई डे। शराब और भांग की दुकानें 48 घंटों के लिए होंगी बंद। 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा मतदान। 10 नवंबर को आएंगे 7 विधानसभा सीटों के नतीजे। दस नवंबर को आएंगे 7 विधानसभा सीटों के नतीजे। यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है आज। आइए किन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा वो आपको बताते हैं। अमरोहा की नौगावा सादत सीट है, उन्नाव की बांगरमऊ सीट है, बुलंदशहर सदर सीट है, फिरोजाबाद की टूंडला सीट है, कानपुर की घाटमपुर सीट है, देवरी सदर सीट है, जौनपुर की मल्हनी सीट पर होगा मतदान। कानपुर की घाटमपुर सीट है, देवरिया सदर सीट है, जौनपुर की मल्हनी सीट पर मतदान है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त मुकाबला रहेगा। अमरोहा की नौगावा सादत सीट, बुलंदशहर की सदर सीट, फिरोजाबाद की टूंडला सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया सदर सीट, इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान। जौनपुर की मल्हनी सीट पर मतदान होगा। 7 सीटों पर मतदान होगा 3 नवंबर को। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया सीट, 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान से पहले जोर आजमाइश खूब जोरों पर रही। इससे पहले आपने खूब तिकड़मबाजी देखी, इन राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी देखी। और उसके बाद अब जनता का मिजाज क्या रहेगा ये भी देखेंगे जब नतीजे सामने आएंगे। कानपुर की घाटमपुर सीट है, देवरी सदर सीट है, इन 7 सीटों पर नवंबर को मतदान होना है। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां खूब तेज हो रही हैं। 2022 से पहले का ये मतदान जनता के मिजाज को भांपने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और हर कोई अपनी अपनी तिकड़म लगाने में लगा हुआ है। और मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं 7 विधानसभाओं से। सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से, सूरज पांडे कानपुर से, अशोक बुलंदशहर से लाइव है। मेरे 3 सहयोगी फिलहाल मौजूद हैं क्योंकि इन्हीं जिलों के अंदर चुनाव है। सौरभ, फिरोजाबाद की आबोहवा कैसी है? ये राजनीतिक सियासत जो बाजियां हैं लगातार, वो हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच, इस सियासतबाजी के बीच जनता का मिजाज क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए पूजा, बता दूं आपको कि आज शाम 5 बजे यहाँ चुनाव प्रचार जो है थम गया है। और आज रोड शो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक विशाल रोड शो किया है। बहुजन समाज पार्टी का रोड शो भी हुआ है। और यहाँ पूरी प्रचार में ताकत झोंक दी है सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अब तक। और हर प्रत्याशी चाह रहा है कि वो उसको वोट मिले और जनता उसको विधायक बनाए। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का अंतिम दिन विशाल रोड शो हुआ है, उसमें जो एसपी सिंह बघेल हैं, जो वहां से विधायक रहे थे, सरकार में मंत्री भी रहे थे, और उसके अलावा इस समय वर्तमान आगरा सांसद हैं, वो रोड शो में मौजूद रहे हैं। गाड़ी पर, ओपन गाड़ी पे सांसद मौजूद रहे हैं, विधायक मनीष ससीजा मौजूद रही है, महापौर नूतन राठौर। तो तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ ये भव्य रोड शो भारतीय जनता। सौरभ, आपके पास वापस लौटती हूँ, कानपुर का रुख कर लेती हूँ। सूरज पांडे भी लगातार बने हैं। सूरज, आज आखिरी दिन रहा चुनाव प्रचार का और खूब जोर आजमाइश तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हुई है,
लेकिन अभी तक इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में सियासी बयानबाजियों से लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार तक किसका पलड़ा भारी नजर आया? अभी से 1 घंटे बाद चुनाव पूरी तरीके से थम जाएगा और सभी प्रत्याशी अब अपने मतदाताओं के बीच जो जाकर वोट मांग रहे थे वो भी पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। अब मतदाताओं की बारी है कि जब ईवीएम का बटन दबाकर वो अपना निर्णय सुनाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह रही कि आपको कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट की गणित बताते हैं तो आपको बता दें कि कुल 3,25,000 मतदाता है, जिसमें कि 1,10,000 दलित वोटर है यहाँ पर, वहीं 45,000 ब्राह्मण मतदाता है, वहीं अन्य जो 1,55,000 बचता है उनमें सभी जातिगत लोग इसमें शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं से इस सीट की बात करें तो ये जो सीट है वो दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। भाजपा ने उपेंद्र पासवान को मैदान में उतारा था तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर कृपाशंकर शंखवार को, वहीं बसपा ने कुलदीप शंखवार को मैदान में उतारा था और समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत कोहली को मैदान में उतारा था। इस सीट पर मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है वो अभी जनता का जो ओपिनियन सामने आ रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। मगर अब जब ईवीएम का बटन जब जाकर घाटमपुर की पब्लिक जब दबाएगी और उसके बाद जब 10 तारीख को जब निर्णय सामने आएंगे उसके बाद ये पता लग पाएगा कि किसको जनता ने अपना उम्मीदवार बनाकर लखनऊ की विधानसभा में बैठने के लिए भेजा। अच्छा, यहाँ पर अपना गणित फिट करने के लिए बीजेपी ने भी सही पैंतरेबाजियां चली हैं, चाहे वाल्मीकि आश्रम जाने की बात हो या फिर इसके अलावा खुद मायावती के संरक्षण की बात हो कि हम पीछे खड़े हैं, पिछली बार भी हमने जान बचाई थी, और समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने के खूब तमाम आरोप इस बीच लगते रहे। तो ये जो पूरी तिकड़मबाजी थी, इसके बाद क्या जनता के मुद्दे भी कुछ नजर आए इस चुनाव में, अभी चुनाव प्रचार में? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि यहाँ पर कल की बात करें तो कल एक ब्राह्मण युवक की हत्या हो गई है, जिसके बाद से पूरी विधानसभा का समीकरण जो है वो काफी बदलता चला जा रहा है। अदर पार्टियां जो है वो भाजपा के ऊपर ये आरोप लगा रही कि कानून व्यवस्था में इकबाल जो है वो पूरी तरीके से नतमस्तक होता चला जा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। ऐसे में भाजपा की बात करें तो सत्ता दल में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकर जनता को संबोधित किया था और उन्होंने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया था, ऐसे में जनता के बीच वो मुद्दा भी घर किया था। और मुख्य मुद्दों की बात है, मुख्य मुद्दा जो है वो ये किसान बाहुल्य जो है विधानसभा सीट है और जहां पर किसानों का ही बोलबाला है। ऐसे में घाटमपुर में एक चीनी मिल हुआ करती थी और जब 2017 में जब चुनाव हो रहे थे उस समय वर्तमान की जो पूर्व यहाँ की विधायक थी कमल रानी वरुण, जिनका देहांत हो गया है, उसके बाद एक सीट खाली हुई, उन्होंने ये कहा था कि चीनी मिल को फिर से चालू करा दिया जाएगा, मगर वो चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाई है। तो किसानों को लेकर एक ये भी मुद्दा बीच में है कि जो पूर्व की विधायक ने उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक समीकरण है वो भाजपा की तरफ से थोड़ा सा गंभीर नजर आ रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जाकर राम मंदिर का मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो है उसको लाकर सामने रखा और उन्होंने कहा कि जो सदियों तो नहीं हो पाया वो उनकी सरकार में हो पाया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता जो है वो भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर अपना मताधिकार का प्रयोग करती है या कांग्रेस के, जो कि मुख्य मुकाबले की बात करें तो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच बताया जा रहा है। अशोक, बुलंदशहर में क्या कुछ इस वक्त जनता का मिजाज है? क्या इस उपचुनाव में कहीं पर भी जनता के मुद्दे नजर आ रहे हैं या फिर जो राजनीतिक पैंतरेबाजियां हैं इस बार, चाहे वो जातिगत समीकरण को फिट करने की बात हो या फिर और अन्य मामले रहे हों, क्या वाकई जनता के मुद्दे भी नजर आ रहे हैं इस बार? मुझे आपको बता दूं कि बुलंदशहर की ये हॉट सीट है, सदर सीट, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पहली बार आजाद समाज पार्टी लड़ रही है और बीएसपी और भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब करते हैं बात जनता की, जनता और किसान के और युवा की। कहीं ना कहीं किसान इतना नाराज है भाजपा सरकार से क्योंकि उनके समर्थन मूल्य नहीं मिल रहे हैं। चाहे अनाज की बात की जाए, चाहे उनकी गन्ना की खेती की बात की जाए, तमाम उनके मुद्दे हैं वो काफी नाराज रहे। और बीजेपी के आला संगठन कार्यकर्ता और किसानों के बीच गए, समझाने की कोशिश की। और इस मुकाबले को लेकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने भी यहाँ जनसभा संबोधित की। तो तमाम बीजेपी इस सीट को खोना नहीं चाहती क्योंकि ये 15 साल का मैं कार्यकाल बताता हूँ कि 15 साल पहले कि बसपा के पास ये सीट रही है लगातार। 2017 चुनाव होता तो ये भाजपा के पास सीट गई है कि गद्दावर नेता थे बुलंदशहर से, भाजपा के कार्यकर्ता थे, वीरेंद्र सरोज देहांत होने के बाद उनकी पत्नी लड़ रही है पहली बार चुनाव। भाजपा ये चाहती कि इसी सीट को नहीं खोना चाहती कि 22 का चुनाव है। वही मजबूती से आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम आज आजाद चंद्रशेखर रावण की रोड शो भी है तमाम, और बीजेपी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। पर इस रोमांचक मुकाबला है, कांटे की टक्कर है कि भाजपा
अब देखना होगा जनता को करीबन 3 लाख के ऊपर इसमें वोटर है इस पर, और करीबन इस वोटर को किस तरह के कन्वर्ट करते हैं विकास के ऊपर, तो जनता भाजपा कह रही है। और अब देखना होगा हुई रावण ने कानून व्यवस्था पर और रोजगार पर घेरा है भाजपा सरकार को। जी आपके पास वापस लौट रही मैं फिरोजाबाद का एक बार रुक करूंगी। सौरभ, अगर फिरोजाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी का त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल मुकाबला है यहाँ। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रेमपाल सिंह धनखड़, वहीं बसपा ने भी, वो समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो धनखड़ ही उतारा है। तो ऐसे में यहाँ जाति समीकरण की बिल्कुल सीधे तौर पर समीकरण देखे जा रहे हैं कि जो यहाँ धनखड़ समाज का वोट है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सूरज, अभी तक के इस पूरे चुनाव प्रचार में क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला? सूरज, अशोक, बुलंदशहर की अगर बात करें, यहां पर रावण की एंट्री होना, मुकाबले को और दिलचस्प बना देना, ये तो हमने देखा ही, लेकिन और क्या कुछ दिलचस्प रहा इस चुनाव प्रचार के दौरान में? क्योंकि अब तो फैसले घड़ी आ चुकी है बहुत ही करीब, बस एक दिन का वक्त और बाकी है। अगले दिन जनता फैसला करेगी इन प्रत्याशियों की किस्मत का। मुझे आपको बता दूं को लगातार जैसे जैसे चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, रोमांटिक ये मुकाबला है कि जो प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से दमखोल कर रहे हैं। अब देखो बीजेपी और की तरफ से तमाम सीनियर लीडरों ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित करा, मुख्यमंत्री खुद आए यहाँ बुलंदशहर, आज रावण 2 बार आ चुके हैं, दूसरी बार रोड शो कर रहे हैं। और जैसे ही आपको बता दूं कहीं व्यापारी भी रूठे, व्यापारियों को मनाने में बीजेपी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, विधायक, तमाम इसके कार्यकर्ता जुड़े हुए। अब देखना होगा कि बीजेपी इसे खोना नहीं चाहती है सीट को, पर जनता के मूड में क्या है कि 22 का चुनाव है कि 22 को चुनाव को देखे जाए बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जनता चाहती है कि हमें ऐसा बुलंदशहर के सहारे ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा कि दलित वोट बैंक किस ओर जा रहा है, कौन ज्यादा लुभा पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीएसपी मजबूती से यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, जैसे ही आजाद समाज पार्टी के यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया, अब वोट बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है। एक मायावती जी का बयान आता है कि मुझे सपा को हराना पड़े एमएलसी चुनाव में तो मैं भाजपा को वोट दूंगी, तो वहां से भी दलित रूठ सकता है, क्योंकि इसका बेनिफिट आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। मुस्लिम चेहरा यहाँ से उतारा है कि तो मुस्लिम चेहरा भी यहाँ करीबन 1 लाख वोटर है और करीबन 70 से 80 हजार इस पर दलित वोट है। कहीं ना कहीं इस वोट चुनावी समीकरण में कल एक अखबार ने भी छापा था आर्टिकल, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि बहन जी के बयानबाजी से दलित वोट आजाद समाज पार्टी में जाता है, तो करीब पर बीजेपी इस पर फाइट से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बसपा का वोट कटेगा और आजाद समाज पार्टी को फाइट देगा भाजपा। मतलब यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है उसका बंटवारा निश्चित है। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर क्योंकि बयानबाजी से कहीं ना कहीं दलित वोट रूठा है कि बीएसपी से, और मजबूती के साथ खुद चंद्रशेखर रावण ने खुद आज माइक से अनाउंसमेंट किया था कि बीएसपी का जो दलित वोट था, जो दलित वोटों के ऊपर राजनीतिक होती थी, कहीं ना कहीं वो भाजपा को कन्वर्ट करने के लिए, हमें हराने के लिए कन्वर्ट करने के लिए दिया था। तो अब संकेत साफ है कि बीएसपी मूवमेंट को करारा झटका लग सकता है और चंद्रशेखर को दलित वोट करीबन 70% वोट मिल सकता है इस बयानबाजी से। जी, नीरज द्विवेदी भी जुड़ गए मेरे साथ में। नीरज, अगर उन्नाव सीट की बात करते हैं, वहां पर अभी क्या कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है शाम के 5 बजे के बाद से, लेकिन चुनाव प्रचार में किस तरह की जोर आजमाइश रही और कौन से मुद्दे हावी रहे? नीरज, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए, शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अशोक लगातार बने हैं और कानपुर से सूरज पांडे भी लगातार बने हुए। सूरज, कानपुर की अगर बात करते हैं तो इस बार के इस चुनावी मुकाबले में दिलचस्प क्या नजर आ रहा है? आवाज नहीं पहुंच पा रही है सूरज तक भी। नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? अशोक लगातार बने हुए हैं। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 1.5 साल का कार्यकाल इन विधायकों का होगा जो इस वक्त जनता द्वारा चुने जाएंगे, और उसके बाद से 2022 में फिर से चुनाव होना है। लेकिन इस चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वो बात और है
कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में विपक्ष थोड़ा सा कम एक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद राज्यसभा का चुनाव जैसे ही एंटर होता है और राज्यसभा की जिन 10 सीटों के लिए पूरी जोर आजमाइश होती है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जो सियासी गलियां थी वो एक बार फिर से गुलजार हो गई और जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ इस हद तक शुरू हो गया कि हर नेता बहुत ही एक्टिव नजर आया और साफ तौर पर 2022 की रणनीति क्या कुछ रहेगी उसका हल्का हल्का सा ये कह लीजिए कि जो टच है वो नजर आने लगा कि किस वोट बैंक को टच करने की कोशिश कौन सा राजनीतिक दल कर रहा है। आप एक एक करके देखिए, अगर पूरी बातचीत को देखते हैं और पूरी बयानबाजी को सुनते हैं तो ये बात बहुत बखूबी समझ में आएगी। सूरज सुन पा रहे हैं क्या इस बार आप? सूरज, नीरज भी लगातार बने हैं। नीरज, आवाज पहुंच रही है इस बार आप तक? नीरज सुन पा रहे हैं क्या आप? देखिए, अगर उन्नाव की बात की जाती है तो उन्नाव में बहुत अच्छा माहौल इस वक्त बीजेपी के लिए नहीं हो सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, भाजपा से ही विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पर गंभीर आरोप लगे, उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित किया गया और ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अभी सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। अब उन्नाव में मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि विपक्ष घेर रहा है महिला सुरक्षा के नाम पर सत्ता पक्ष को। घाटमपुर, कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर की मल्हनी सीट, बुलंदशहर सदर, टूंडला फिरोजाबाद की, देवरिया सदर बांगरमऊ उन्नाव की और नौगावा सादत अमरोहा, रामपुर की स्वार विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। 3 तारीख को मतदान होगा। सूरज पांडे लगातार बने हैं उन्नाव से, नीरज भी लगातार बने हैं और अशोक भी बुलंदशहर से लगातार बने हैं। सूरज, इस बार उम्मीद है कि आपको आवाज आ रही होगी। बिल्कुल। अभी तक सूरज, क्योंकि आप लगातार तमाम चुनाव प्रचार को आपने देखा, जनता का मिजाज क्या है ये भी थर्मामीटर से आपने भापा होगा, लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में क्या कुछ रहा? क्या आपको बता दें कि लगातार इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जनता के बीच में जाकर प्रत्याशी जो है वो वोट मांगते हुए नजर आए। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये भी रही कि नोट के बदले वोट का भी खेल सामने साफ तौर पर देखा गया। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरकर जब जनसंपर्क कर रहे थे तो ग्रामीण इलाके के लोगों को लुभाने के लिए वो नोट बांटते हुए नजर आए। तो वहीं बसपा के प्रत्याशी की बात करें तो बसपा के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए उनको खाना बांटते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता देते हैं कि लगातार इस तरीके की जो गतिविधियां थी जो उपचुनाव में साफ तौर पर देखी जा सकती है। और वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इन सभी चीजों पर आंखें बंद कर बैठा रहा। और वहीं आपको बता दें कि लगातार रोडों पर कई सारे लोग पैसा लेकर आवागमन कर रहे थे, उनकी चेकिंग की गई। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के जो मुख्य मुद्दे थे, क्योंकि लोगों को पानी की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, ऐसे मुद्दों को जो लोग जनता के बीच में ले जाकर जनता से मिले हैं उनकी तरफ जनता पूरी तरीके से बहती हुई नजर आ रही है। और लोगों का यह साफ तौर पर कहना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और जो विधानसभा से जुड़ी हुई मुद्दों को सामने लेकर आएगा, आम जनता जो है वो उसकी तरफ जाएगी और उसको मतदान करेगी। ऐसे में इस मुख्य चुनाव की बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको एक बात का और नुकसान साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सीट है ये कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के देहांत के बाद खाली हुई थी। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस सीट पर उनकी बेटी को सिंपैथी के रूप में टिकट दी जाएगी, मगर जब उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली और उपेंद्र पासवान को टिकट मिल गई तो कहीं ना कहीं से जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो काफी खासा नाराज नजर आए। कहीं ना कहीं से उसका भी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। पार्टी के जो बड़े आला नेता हैं वो जरूर वहां पर पहुंचे और उन्होंने सबको साधने का प्रयास किया। ऐसे में अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब 3 तारीख को जब मतदाता और ग्रामीण मतदाता है और वो अपने मुद्दों को लेकर जब ईवीएम के बटन तक पहुंचेंगे तो आखिर वो किसकी किस्मत को कैद करेंगे। चलिए नीरज का रुख करेंगे। नीरज, उन्नाव की सीट में जिस तरीके से कुलदीप सेंगर का निष्कासित होना, उसके बाद से मुकाबला क्या बहुत ज्यादा इस वक्त बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार महिला सुरक्षा के नाम पर कुलदीप सेंगर का नाम ले लेकर बीजेपी को बार बार कोसता रहा। बार काट दिया जा रहा था, सिर्फ कौन कट गया सब? हाँ सर, स्क्रीन पे
देवरिया से संतोष मिश्रा भी जुड़ गए मेरे साथ में। संतोष, वहां का समीकरण फिलहाल क्या कुछ है? संतोष, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए, मल्हनी सीट पर पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के विधायक थे, बुलंदशहर सदर पर वीरेंद्र सिरोही, टूंडला पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल रहे भाजपा के विधायक, देवरिया सदर पर जन्मेजय सिंह भाजपा के, बांगरमऊ पर कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा से जो कि अब निष्कासित हो चुके हैं, नौगावा सादत पर चेतन चौहान थे जिनकी कोरोना काल में डेथ हुई, और स्वार से अब्दुल्ला आजम खान, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम खान क्योंकि सांसद बन गए उनकी ये सीट खाली हो गई, और स्वार पर भी चुनाव इस वक्त है। और स्वार पर फिलहाल अब्दुल्ला आजम खान, माफ कीजिएगा आजम खान क्योंकि सांसद बने और उनके बेटे का अभी तक केस चल रहा है और वो मैटर रिजॉल्व ना होने की वजह से स्वार सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहा। 7 तारीख को 7 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन स्वार अभी बाकी है। इसके अलावा नौगावा सादत, बांगरमऊ, देवरिया सदर, टूंडला, बुलंदशहर सदर और मल्हनी, इन 7 सीटों पर उपचुनाव है। और नीरज द्विवेदी उन्नाव से जुड़े हमारे साथ में लगातार। नीरज, जरा पूरा अपडेट चाहिए क्योंकि चुनाव प्रचार फिलहाल थम चुका है। आज आखिरी दिन, किस तरीके से सब पार्टियों ने पूरा जोर मारा जीत के लिए? पूछा जा रहा सर, अब काट दिया जा रहा मैम। सभी का शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अमरोहा की नौगावा सादत सीट है और देखिए, जिस स्वार का गलती से जिक्र कर दिया था, अब्दुल्ला आजम खान जो कि बेटे हैं आजम खान के, डेट ऑफ बर्थ फर्जी, इसी आधार पर उनकी सीट उनसे गई, जिसके बाद ये मैटर अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ और इस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा। फिलहाल 7 सीटों पर मतदान होगा 3 तारीख को।